हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी बुक के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 का, जिसका नाम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। ये वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग चेंजिंग फॉर्चून ऑफ टाउन तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अ क्लोजर लुक टू हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम्पी की एक विशेष बात यह है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है यहाँ की खूबसूरती के लिए और यहाँ के ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चरल वर्क के लिए। और यहाँ हम लोग जानने वाले हैं द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। इसका अनोखा जो आर्किटेक्चरल है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि हम्पी जो है वो कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन के बीच में बसा हुआ शहर है। कृष्णा और तुंगभद्रा दोनों नदियों के नाम है। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि एक तरफ कृष्णा बह रही है, एक तरफ से तुंगभद्रा बह रही है और बीच में इस शहर की बसावट है, जो कि 1336 में फाउंड किया गया था। और यहाँ पे बताया गया है द मैग्निफिसेंट रूइंस एट हम्पी रिवील अ वेल फोर्टिफाइड सिटी, यानी कि अब वहाँ के किले और वहाँ की बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स जो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमको उसको देखकर पता लगता है कि उस समय कितना ग्लोरियस, कितना ब्यूटीफुल यहाँ का कल्चर रहा होगा। चूँकि कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस इस सिटी ने फेस किए हैं, क्योंकि हिस्ट्री के दृष्टिकोण से ये बहुत ही एक मेजर सिटी रही है और कई सारे वार्स इसमें लड़े गए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो किले हैं और इसके जो फोर्ट्स हैं उसकी ब्यूटी अब वैसी नहीं रही है, क्योंकि इस पे कई सारे आक्रमण इसने झेले हैं। बट आज भी हम इसकी ब्यूटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ के ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर का अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्षतिग्रस्त किलों को देखकर भी। और इनकी एक ख़ास बात यह है कि इसमें कोई भी मोटार और सीमेंटिंग एजेंट का यूज़ नहीं किया गया है इनकी बनावट में। मतलब जैसे सीमेंट जो है वो एक बाइंडर की तरह काम करता है, जो टाइल्स जो ईंटों को अपने अंदर बाइंड करके रखता है, उसकी कसावट बना के रखता है। लेकिन इन किलों की विशेषता यह है, इन बिल्डिंग्स की विशेषता यह है कि ये इंटरलॉकिंग टेक्निक से बनाई गई थी, जिसमें कोई भी सीमेंटिंग एजेंट का उपयोग नहीं किया गया है। A fortified city. This is how a Portuguese traveler Domingo Paes described Hampi in 16th century. यानी कि एक पोर्तुगीज ट्रैवलर जिसका नाम डोमिंगो पेस था, उसने जब हम्पी शहर के बारे में अपना वर्णन लिखा, अपना एक्सपीरियंस लिखा, जो कि 16वीं शताब्दी में उसने लिखा था, उसमें वो अपने एक्सपीरियंस को बताते हुए हम्पी शहर की तारीफ कर रहा है और इस सिटी को उसने काफ़ी प्रेज किया है। इस ट्रैवलर ने इस सिटी का वर्णन करते हुए लिखा है कि एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट वेयर दोज पास हु कम फ्रॉम गोवा, दिस किंग हैज मेड it a very strong city fortified with walls and towers. These walls are not like those of other cities but are made of very strong masonry such as would be found in few other parts, and inside very beautiful rows of buildings made after their manner with flat roofs. यानी कि ये कहते हैं कि ये जो सिटी थी और यहाँ की जो दीवारें बनाई गई थी वो दूसरी सिटीज़ की तरह बिल्कुल भी नहीं थी, ये काफ़ी अलग थी, पर ये इतनी स्ट्रॉन्ग थी और इतनी ब्यूटीफुली इसके आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया गया है कि ये बहुत ही अनोखी है। और यहाँ पे बताया गया है कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ विजयनगरा रूलर्स टू कीन इंटरेस्ट इन बिल्डिंग टैंक्स एंड कैनाल्स। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है मालदीवी नदी के ऊपर बनाया गया 1.37 किलोमीटर्स का अनंतराज सागर टैंक। और यहाँ पर कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया एक मैसिव लेक के बारे में भी जिक्र किया गया है, जो कि विजयनगर के पास में है, जहाँ पर पानी का कुछ इस तरीके से निकासी की गई है कि वो फील्ड्स तक, इरिगेशन के लिए और गार्डन्स तक आसानी से अपने आप ही पहुँच सके। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव, यानी कि ये अपने आप में बहुत ही हटके और अलग अनोखा सा था। और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो रॉयल कॉम्प्लेक्स था, यानी कि जो राजा महाराजाओं के रहने का निवास था, वो काफ़ी ब्यूटीफुली बनाया गया था, स्कल्पचर किया गया था आर्क्स, डोम्स और पिलर्स के साथ। और साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि दे ऑल्सो हैड वेल प्लान ऑर्किड्स एंड प्लेजर गार्डन्स, यानी कि बाग बगीचे भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयार किए गए थे।
स्कल्पचरल मोटिव्स के साथ में, यानी कि जो फूलों की नक्काशीकारी है जो वॉल्स पर की गई थी उनके साथ में, जो कि लोटस और कॉर्बेल्स के साथ में की गई थी। और यहाँ पे बताया गया है कि 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच जब हम्पी का बहुत ही अच्छा समय चल रहा था तो यहाँ पे कई सारी कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती रहती थी। साथ ही मुस्लिम मर्चेंट जो कि क्षेत्रीय थे और यूरोपियन ट्रेडर्स थे और पोर्तुगीज ट्रेडर्स थे, वो यहाँ के मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए आया करते थे और यहाँ का मार्केट बहुत ही भरा हुआ रहता था हमेशा ही। साथ ही यहाँ पर एक टेम्पल जो यहाँ पे बताया गया है, जिसमें यहाँ के स्कल्पचर को हम देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुली आर्च डोम्स के साथ में और पिलर्स के साथ में इसको डिज़ाइन किया गया है। ये जो फिगर बताया गया है 7th वाला, इसमें बताया गया है स्टोन चैरियट विट्ठला टेम्पल हम्पी, यानी कि हम्पी में स्थित विट्ठल टेम्पल का ये पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। और ये जो टेम्पल्स होते थे वो हब होते थे इन कल्चरल एक्टिविटीज़ का, यानी कि जो सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ चलती थी वो इन मंदिरों में ही चलती थी, जहाँ की देवदासियाँ यानी कि डायटी के सामने, यानी कि भगवान की मूर्तियों के सामने आराधना करने वाली, अपने नृत्य की आराधना करने वाली जो दासियाँ होती थी वो यहाँ आकर अपनी नृत्य सादर करती थी। और महानवमी फेस्टिवल, यानी कि जिसको आज हम नवरात्रि के नाम से जानते हैं, वो बहुत ही एक प्रोमिनेंट फेस्टिवल था साउथ में, जो कि बड़े ही ज़ोर शोर से सेलिब्रेट किया जाता था हम्पी में। और आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर महानवमी जो फेस्टिवल था वो काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया जाता था, जहाँ पे काफ़ी सारे किंग्स एक साथ इकट्ठा होते थे और डांस, म्यूज़िक, इन सब की परफॉर्मेंस वहाँ पर होती थी। साथ ही जो किंग्स के सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे वो उनको तोहफे से सम्मानित किया करते थे। हम्पी फेल इनटू ruin following the defeat of Vijayanagara in 1565 by डेक्कानी सुल्तान्स, यानी कि हम्पी शहर की बर्बादी तब शुरू हुई जब डेक्कानी सुल्तान्स, यानी कि इन सब के जो रूलर्स थे, जो गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बिरार और बिदर, इन सब के राजाओं ने, इन सब के जो रूलर्स थे उनने मिलकर विजयनगर एम्पायर को जीत लिया था और यहाँ से ही हम्पी की बर्बादी शुरू हो गई थी। अब आगे हम लोग जानेंगे अ गेटवे टू वेस्ट, यानी कि सूरत के बारे में। सूरत इन गुजरात वॉज द एम्पोरियम ऑफ द वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, यानी कि ये एक सूरत जो था वो मुख्य केंद्र था ट्रेडिंग के लिए। यहाँ के जो एम्पोरियम थे, एम्पोरियम मतलब जहाँ पर अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं टू परचेज एंड सेल, तो इस तरीके से वहाँ पर काफ़ी कारोबार चलता था। और साथ ही इसको गेटवे माना जाता था फॉर ट्रेड टू द वेस्ट एशिया, यानी कि वेस्ट एशिया में अगर कारोबार करना है तो यही एक जगह थी जहां मुख्य केंद्र था, जहां से कारोबार किया जा सकता था। और इसको गेटवे टू मक्का भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कई सारे तीर्थयात्री जो मक्का जाना चाहते हैं वो यहीं से सेल किया करते थे। और ये जो सिटी है वो कॉस्मोपॉलिटियन सिटी कहलाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म, जाति और संप्रदाय के मानने वाले लोग यहीं पर निवास करते थे। और ऐसा बताया गया है कि 17वीं शताब्दी में एक पोर्तुगीज, डच और इंग्लिश लोगों ने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज और कंपनियाँ यहाँ पर सेट कर ली थी सूरत में। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश क्रॉनिकल ओविंगटन हु रोट द अकाउंट ऑफ द पोर्ट इन 1689, यानी कि ओविंगटन द्वारा जो 1689 में अपने अकाउंट में लिखा गया है, उसमें उसने कहा है कि यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 100 शिप्स एंकर्ड होती थी कि अलग अलग देशों में जाने के लिए यहाँ पर पोर्ट पर हमेशा तैयार खड़ी रहती थी। इतना वहाँ पे कारोबार हुआ करता था। सूरत से ही अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग देशों के लिए जाने के लिए शिप्स वहाँ पर तैयार रहती थी। यहाँ पर रिटेल और होलसेल दोनों ही शॉप्स बहुत सारी होती थी कॉटन टेक्सटाइल की। टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर्स, यानी कि जरी के काम के लिए ये यहाँ का जो कॉटन टेक्सटाइल था वो काफ़ी फेमस था। और यहाँ से वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के मार्केट्स में भी ये जाता था। और चूँकि यहाँ पे अलग अलग कारोबारी अलग अलग देशों से आया करते थे, तो यहाँ पे कई सारे रेस्ट हाउस बिल्ड किए गए थे ताकि लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार वहाँ पर विश्राम कर सकें। यहाँ पे कई सारी खूबसूरत इमारतें और इनन्यूमरेबल प्लेजर पार्क,
पार्क्स यानी कि अनगिनत लेजर पार्क्स बनाए गए थे। और यहाँ पे काठियावाड़ सेठ्स और महाजन्स हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेस एट सूरत, यानी कि यहाँ पर काठियावाड़ी और महाजन जो लोग थे उनके कई सारे बड़े बड़े बैंक घराने हुआ करते थे। और ऐसा माना जाता है कि सूरत में जो नोटवर्दी हुंडीज हुआ करती थी, यानी कि जो हुंडी यानी कि जो पैसा हम एक तरीके से डिपॉजिट करते हैं वो कहीं भी किसी भी देश में जाकर एक्सचेंज किया जा सकता था। डिपॉजिट नोट दिखा करके इसे कहीं भी किसी भी देश में एक्सचेंज किया जा सकता था, जैसे कि इजिप्ट, बसरा, इराक और एंटीरैप और बेल्जियम के मार्केट्स में। और इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार हम्पी का पतन हुआ था इसी प्रकार सूरत का भी पतन 17th सेंचुरी के एंड में स्टार्ट हो गया था। दिस वॉज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, इसके कई सारे कारण थे, जैसे कि द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी, बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय पोर्तुगीज, यानी कि जो समुद्री रास्ते थे उन पे पोर्तुगीज लोगों का पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका था, एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम बॉम्बे, यानी कि आज के समय में जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, वेयर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर इन 1668, यानी कि सूरत से उन्होंने जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर जो था सूरत से उठा करके बॉम्बे में शिफ्ट कर लिया था। एंड टुडे सूरत इज़ अ बस्लिंग कमर्शियल सेंटर। आज भी जो है सूरत एक बस्लिंग कमर्शियल सेंटर यानी कि बहुत ही बिजी कमर्शियल सेंटर माना जाता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए। फिशिंग इन ट्रबल वाटरवेज, मसूलीपट्टनम। द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम लिटरली फिश पोर्ट टाउन, यानी कि ये बताया गया है कि ये जो मसूलीपट्टनम है इसको मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये फिश पोर्ट हुआ करता था कृष्णा नदी के किनारे। एंड इन 17th सेंचुरी इट वॉज सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी, यानी कि यहाँ से काफ़ी सारा कारोबार चलता था। बोथ डच, इंग्लिश एंड ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम एज इट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ आंध्रा कोस्ट, यानी कि यहाँ पर डच और इंग्लिश दोनों ने ही अपना कंट्रोल करने का ट्राई किया था क्योंकि ये बहुत ही एक मुख्य केंद्र बन चुका था आंध्रा कोस्ट का। एंड द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ड बाय डच, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल डच लोगों का हुआ था और फिर डच ने ही यहाँ पर अपना फोर्ट जो है वो बनाया था। अब यहाँ पे बताया गया है ये ऑरेंज लेटर्स में फैक्टर यानी कि वो व्यक्ति जो कि इंग्लिश यानी कि यूरोपियन ट्रेडिंग का ख्याल रखता था, वो व्यक्ति जो उनके कारोबार का ध्यान रखता था। अ पुअर फिशर टाउन, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मसूलीपट्टनम बाय विलियम मैथवॉल्ड, अ फैक्टर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1620, यानी कि जो एक फैक्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का जिनका नाम था विलियम मैथवॉल्ड, उनके द्वारा मसूलीपट्टनम को डिस्क्राइब किया गया है, या ऐसा कहें कि थोड़ा उनने इसे अच्छा नहीं कहा है उनके डिस्क्रिप्शन में। वो कहते हैं कि यहाँ का जो चीफ पोर्ट था वो था गोलकंडा का, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट ही यहाँ का ख्याल रखते थे। ये एक गांव तो बहुत छोटा सा है गोलकंडा, बट ये काफ़ी पॉपुलेटेड है और यहाँ की जो बनावट है, यहाँ की जो बिल्डिंग्स है वो ठीक तरीके से नहीं करी गई है और यहाँ की लोकेशन भी बहुत ही वर्स है, अच्छी जगह पर नहीं है। विद इन ऑल द स्प्रिंग्स आर ब्रैकिश, और यहाँ पर जितने भी पानी के सोर्सेस है वो काफ़ी ब्रैकिश वाटर है वहाँ का, यानी कि बहुत ही खारा पानी है। एंड इट वॉज अ पुअर फिशर टाउन, यानी कि ये बहुत ही गरीबों का फिशर टाउन है। एंड आफ्टरवर्ड्स द कन्वीनियंस ऑफ द रोड मेड इट अ रेसिडेंस फॉर मर्चेंट्स एंड सो कंटिन्यू सिंस आर एंड डच नेशन फ्रिक्वेंटेड दिस कोस्ट, यानी कि बाद में जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही यहाँ का थोड़ा सा देखभाल करके वो रोड्स वगैरह ठीक किए हैं और बाकी फिर यहाँ उनके मर्चेंट्स रहने लगे और तब से ये जो डच कंपनी है वही इसका ध्यान रख रही है और वही इसको अपलिफ्ट कर रहे हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि इंग्लिश और डच ने क्यों डिसाइड किया कि उनका सारा सेटलमेंट उन्हें मसूलीपट्टनम में ही करना है। अब ये जो गोलकुंडा के रूलर्स थे जिनका नाम था कुतुब शाही रूलर्स, इन लोगों ने क्या किया कि अलग अलग प्रोडक्ट्स पर, टेक्सटाइल्स पर, स्पाइसेस पर अपना कर लगाना शुरू कर दिया और इनके परमिशन के बिना किसी को भी इसमें ट्रेड करने का अधिकार नहीं था। तो इस तरीके से इनने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पूरी जो कारोबार था वो जाने से बचाने की कोशिश की थी और इस वजह से सारे ही ट्रेडर्स के बीच में एक बहुत ही फियर्स कंपटीशन छिड़ गया था।
जो अलग अलग ट्रेडिंग ग्रुप्स थे जैसे कि गोलकुंडा के नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कोमाती छेतीस एंड यूरोपियन ट्रेडर्स, दे मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रॉस्परस। अब चूंकि इन लोगों के बीच में टफ कंपटीशन था तो प्रॉस्पेरिटी भी अपने आप ही शहर में आनी ही थी। एंड gradually what happened that as Mughals began to extend their power to Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and English against each other। यानी कि इन लोगों ने क्या किया कि मुगलों ने एक चाल चली कि इनका जो रिप्रेजेंटेटिव था मीर जुमला, उसने डच और इंग्लिश को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और इस तरीके से उसने दोनों के बीच में लड़ाई छेड़ दी। और इन 1686 एंड 1687 मुगल एम्परर औरंगजेब एनेक्स गोलकुंडा, और इस तरीके से जो मुगल थे वो पूरी तरीके से गोलकुंडा को हथियाने में सफल हो गए। और इस वजह से अब जो था कि यूरोपियन कंपनीज़ को अपना कुछ एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा, क्योंकि अब वो वहाँ नहीं रह सकते थे और उनका वहाँ पर कारोबार करना मुश्किल हो गया था। सो दे डिसाइडेड टू गो समवेयर एल्स। और यहाँ के जो कंपनी के जो ट्रेडर्स थे वो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास ऐसे अलग अलग शहरों में जाकर अपना कारोबार उन्होंने स्थापित करा। और यही एक वजह थी कि चूँकि वहाँ पर अब कारोबार के लिए ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं था, सब व्यापारियों ने अपना जो कारोबार था वो यहाँ वहाँ स्थापित कर लिया था, और यही एक कारण था। And this way Masulipatam lost both its merchants and prosperity and decline in the course of 18th century। यानी कि इसी तरह कैसे होता चला गया और मसूलीपट्टनम का जो इम्पोर्टेंस था ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से वो खो चुका था। उसने अपने मर्चेंट्स और प्रॉस्पेरिटी दोनों को ही बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी दोनों ही उसके हाथ से जा चुके थे और वो अपनी इम्पोर्टेंस खो चुका था। और अब मसूलीपट्टनम जो है वो एक छोटा सा डिलापिएटेड टाउन यानी कि जीर्ण कीर्ण एक गांव बन चुका है। उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो पूरी तरीके से खो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स के बारे में। In 16th and 17th century, European countries were searching for the spices and textiles which had become popular both in Europe and West Asia। यानी कि अब वो जो थे वो इन चीज़ों का खोज रहे थे, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें थी टेक्सटाइल और यहाँ भारत का स्पाइस, वो दोनों ही ईस्ट में और यूरोपियन कंट्रीज़ में, वेस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। एंड द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। इन तीनों ने अपनी अपनी कंपनियां यहाँ पर बना ली थी ताकि वो अपनी जो एक्टिविटीज़ है, कमर्शियल एक्टिविटीज़, ट्रेड एक्टिविटीज़, उसको और एक्सपांड कर पाए, अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ा पाए। इस तरीके से उनका पूरा प्लान था। इनिशियल स्टेज में तो क्या हुआ कि जो इंडिया के जो जाने माने कारोबारी थे जैसे कि मुल्ला अब्दुल गाफूर और विरजी वोरा, इन लोगों ने एक टफ कंपटीशन फेस किया इन ईस्ट इंडिया कंपनीज के साथ में। बट ग्रेजुअली क्या हुआ कि जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने अपनी नेवल पावर को से पूरा जो ट्रेड है सी के द्वारा जो ट्रेड चलता था उसको पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया, और इस तरीके से वो फोर्स करने लगे इंडियन ट्रेडर्स को कि वो उनके एजेंट बनकर वहाँ पर वर्क करें। एंड अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन सब कॉन्टिनेंट। और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी पकड़ सभी जगह बनाना शुरू कर दी और इस तरीके से पूरी तरह उन्होंने अपने भारत पर पॉलिटिकली, कमर्शियली कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो चुके थे। धीरे धीरे जो था वो टेक्सटाइल, यहाँ के गुड्स, इन सब के काम में बहुत ही एक्सपांशन आने लगा, जैसे कि क्राफ्ट के काम में, स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग के काम में काफ़ी एक्सपांशन आने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम में इन्वॉल्व किए गए, एंगेज किए गए। पर ये भी देखा गया साथ ही कि इस काम को इतना रिफाइन होने के बावजूद इस काम में जो क्राफ्ट पर्सन्स थे उनको इंडिपेंडेंसी नहीं थी कि वो अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सके या अपने अकॉर्डिंग अपना जो क्लॉथ है या अपना जो आइटम्स है उसको सेल कर सके। उनको इन यूरोपियन एजेंट्स की शर्तों पर काम करना होता था। उनकी जो इंडिपेंडेंसी थी वो पूरी तरीके से छीन ली जा चुकी थी।
वीवर्स को ये भी हक नहीं था कि वो अपने काम को खुद अपने तरीके से कर सके। उनको वही पैटर्न्स और वही बुनवाई की करवाई जाती थी जो उन कंट्रीज़ को प्रॉमिस कर दी गई है या वहाँ पर चलन में आ चुकी थी। दे हैड टू प्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स, यानी कि यहाँ के जो कंपनी के एजेंट्स थे जो जिस तरीके की सेलिंग वो करना चाहते थे, सप्लाई को प्रोवाइड करवाना चाहते थे, उनसे वही काम करवाया जाता था। द 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras, which are nodal cities today. यानी कि 18th सेंचुरी में इन सारी जगहों का काफ़ी उदय हुआ, इन सबको काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंस दी गई और क्राफ्ट कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस एज मर्चेंट्स एंड आर्टिशियंस वर मूव्ड इनटू ब्लैक टाउन्स एस्टेब्लिश्ड बाय द यूरोपियन कंपनीज विद इन दिस न्यू सिटीज़। यानी कि इन्हीं जगहों पर दो तरीके के टाउन्स बनाए गए, यानी कि ब्लैक टाउन इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि यहाँ के भारतीय जो लोग होते हैं उनके स्किन का रंग काला होता है, इसलिए जहाँ पर वो लोग निवास करते थे उसे ब्लैक टाउन का नाम रखा गया था। वहीं वो यूरोपियन लोगों ने अपने लिए न्यू सिटीज़ डेवलप करी थी उन्हीं टाउन के अंदर, जिनको वाइट टाउन्स का नाम दिया गया था, जहाँ पे वो लोग निवास करते थे। और इस तरीके से उनने एक फोर्ट बनाया था, रेसिडेंशियल फोर्ट मद्रास में, जिसका नाम था सेंट जॉर्ज, और एक रेसिडेंशियल टाउन जो कलकत्ता में बनाया गया था उसका नाम था विलियम इन कलकत्ता, सेंट विलियम इन कलकत्ता। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स इन 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। यानी कि ये जो क्राफ्ट और कॉमर्स के बारे में हम अगले साल यानी कि 8th क्लास की बुक में इसके बारे में हम लोग ज़्यादा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस। ये दोनों ही एक सेलर थे जो इंडिया की डिज़ायर लेकर इंडिया का सर्च करने के लिए निकले थे, और 5th सेंचुरी में जो यूरोपियन सेलर्स थे अंडरटुक अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोरेशंस ऑफ सी रूट्स। इनने सी रूट्स के माध्यम से इंडिया को खोजने की कोशिश की थी, क्योंकि वो यहाँ के जो टेक्सटाइल था, स्पाइसेस था, यहाँ की वस्तुओं से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार हमारा पहला भारत जो था वो सोने की चिड़िया कहलाता था, हमारे यहाँ हम लोग काफ़ी संपन्न थे। तो ये सब जो सुनी हुई बातें थी जिसकी वजह से सभी जो सेलर्स थे वो इंडिया आना चाहते थे, और वो यहाँ के जो चीज़ें थी उनको अपने देश ले जाना चाहते थे। वास्को डी गामा भी एक पोर्तुगीज सेलर था जिसने जो कि द केप ऑफ गुड होप यानी कि इस टाउन से क्रॉस करते हुए इंडियन ओशियन तक पहुंचा था, एंड हिज फर्स्ट जर्नी टुक मोर देन अ ईयर एंड रीच कालीकत इन 1498। यानी कि इनकी जो पहली जर्नी थी भारत खोज की वो पूरे एक साल भर में ख़त्म हुई थी, और 1498 में वो कालीकत पहुँचे थे एंड रिटर्न टू लिस्बन द कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज़। मतलब उनको पूरा एक वर्ष लग गया था वापस अपने कैपिटल सिटी पहुंचने के लिए। ही लॉस्ट 4 ऑफ हिज शिप्स, यानी कि इस जर्नी में उनने अपनी 4 जो शिप्स थी वो खो दी थी। पहले ऐसा होता था कि जो शिप वॉयेजेस में काफ़ी जाने जाया करती थी, तो ये 170 लोगों की आर्मी लेकर वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और 4 शिप वो पूरे साल भर में खो चुके थे, और आखिरी में जब वो वापस अपने कैपिटल सिटी लौटे तब सिर्फ 54 मैन्स अपने साथ लेकर वो वहाँ पहुँचे थे। In spite of obvious hazards, the route that were opened up proved to be extremely profitable. पहली बार में तो उनको काफ़ी समय लगा इंडिया का रास्ता खोजने में, लेकिन ये जो जर्नी थी वो काफ़ी प्रॉफिटेबल रही। धीरे धीरे करके इंग्लिश, डच, फ्रेंच सभी सेलर्स को इसका रास्ता मिल गया था इनके थ्रू, और फिर वो सभी धीरे धीरे करके भारत आने लगे। अब हम बात करने वाले हैं एक दूसरे सेलर की जो कि इटालियन थे, जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। ये भी भारत की ही खोज में इसी तरीके से निकले थे, पर चूंकि इन्होंने सोचा कि इन्हें वेस्ट की ओर जाना है जबकि इनको जाना उस ओर नहीं था, और इस तरीके से ये गलत रास्ता पकड़ते हुए अटलांटिक ओशियन पर पहुंच गए थे टू फाइंड अ रूट टू इंडिया। चूंकि वो आना तो भारत चाहते थे लेकिन वो पहुंच गए थे अटलांटिक ओशियन। ही लैंडेड इन वेस्ट इंडीज़, यानी कि वो वेस्ट इंडीज़ जा पहुंचे थे। अब चूंकि इन्हें तो ये लगा था कि यही भारत है, इसीलिए, और ये चूंकि वेस्ट की ओर आगे बढ़े थे तो इन्होंने इस जगह का नाम रख दिया वेस्ट इंडीज़ in confusion. In 1492, he was followed by sailors and conquerors from Spain and Portugal who occupied large part of central
and South America, often destroying earlier settlements in the area. और इनका पीछा करते हुए स्पेन और पोर्तुगीज़ लोग भी इनके साथ साथ सेंट्रल एशिया और साउथ अमेरिका पहुंच गए थे और धीरे धीरे करके उन्होंने भी सेंट्रल और साउथ अमेरिका का जो एरिया था उस पर अपना कंट्रोल जमाना स्टार्ट कर दिया। एंड डिस्ट्रॉइंग द अर्लियर सेटलमेंट्स, यानी कि वहाँ पे जो पहले के स्थापित सेटलमेंट्स थे उनको हटा करके अपना कंट्रोल वहाँ पर, अपना जो कंट्रोल वहाँ पर पूरी तरीके से कर लिया। चलिए यहाँ ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरे आने वाले अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू।